चलिए अपन स्टार्ट करें टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे थे लास्ट। जो टॉपिक था डिविडेंड डिसीजन, उसमें बात हो रही थी। हमने दो थियरीज के बारे में डिस्कशन किया जो एक दूसरे से ऑपोजिट है। जब हम एक फर्म की वैल्यू की बात करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो हमने देखा एक तरफ है आपका थियरी ऑफ इररेलेवेंस, जिसपे हमने बात की एमएम अप्रोच, मोदिग्लियानी एंड मिलर मेथड। तो एमएम अप्रोच में ये दोनों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप डिविडेंड पॉलिसी कैसी बनाते हो, कितना डिविडेंड बांटते हो। ठीक है, कितना डिविडेंड बांटते हो और कितना रिटेन करते हो, इससे फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर एक तरफ आप डिविडेंड बांट के इन्वेस्टर्स की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो दूसरी तरफ फिर जब एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो और इक्विटी डाइल्यूट करोगे, तो फिर बांटने वाले बढ़ जाएंगे, तो अपने बात वहीं आ जाएगी, ऑफसेट हो जाएगा। सो दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द एमएम अप्रोच, जो लॉजिक उन्होंने दिया। इसके ऑपोजिट में एक अप्रोच है जो बोलती है थियरी ऑफ रेलेवेंस। इसमें दो लोग हैं, एक वॉल्टर का मॉडल है और एक गॉर्डन का मॉडल है। इन दोनों ने ऐसा बोला कि नहीं भाई, डिविडेंड कम दो ज्यादा दो, वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है। अब हमें ये देखना है कि ये लोग अपनी बात को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। इसके लिए हमने देखा कि कोई भी हाइपोथेसिस या कोई भी थियरी विदाउट अजम्पशंस नहीं हो सकती। तो कल एमएम अप्रोच के अजम्पशंस हमने देखे जो 90% अनरियलिस्टिक थे। बोले टैक्स या तो लगता ही नहीं है, या फिर लगता भी है तो सब जगह सेम टैक्स लगता है, डिविडेंड पे भी उतना ही टैक्स लगता है जितना कैपिटल गेन्स पे लगता है। फिर बोले परफेक्ट मार्केट होता है, सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, फ्रीली अवेलेबल होती है। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में गेम अलग ही होता है। बट जब कोई थियरी देनी है तो कुछ अजम्पशंस तो लेने ही पड़ेंगे। तो ये सब बातें हमने की। अब आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट हमें देखना है। कल जब कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने शुरू किया था तो एमएम अप्रोच में मैंने आपको ये बताया था कि आज किसी भी चीज की कीमत अगर आपको डिसाइड करनी है तो आप कैसे डिसीजन लोगे कि ये महंगा है या सस्ता है। तो आप उसकी यूटिलिटी देखोगे, फ्यूचर में कोई चीज आपको कितना फायदा दे सकती है, उसके बेसिस पे आप आज डिसाइड करने की कोशिश करोगे कि उसकी आज की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। और इसके लिए हमने देखा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। सिंपल कंसेप्ट था, उसी से एक बार कंटिन्यू करते हैं कि सम उसी पॉइंट पे आएगा। आज किसी शेयर का प्राइस P0 क्या होगा वो कैसे पता चलेगा। बोला इससे इन फ्यूचर कितना डिविडेंड आने वाला है, और जब मैं ये शेयर को फ्यूचर में बेचूंगा तो इससे कितना पैसा आएगा। ये इनफ्लो है। इस इनफ्लो को हम डिस्काउंट करेंगे एक रेट पे, जितना रेट हमें रिटर्न के फॉर्म में चाहिए, दैट इज KE। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 10%, 12%, 15%, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें प्राइस मिलेगा वो होगा आइडियल प्राइस। और कल ऐसी कैलकुलेशन हमने की भी थी, एक बार उसको रिकॉल भी कर लेते हैं, वापस सॉल्व भी कर लेते हैं। आप देखो डेटा मैं आपके लिए फ्रेम करता हूँ, सॉल्व करके बताओ। डिविडेंड मिलने वाला है किसी शेयर पे 25 रुपए, और एक साल के बाद अगर आप ये शेयर बेचने जाओगे तो ये शेयर बिकेगा 500 रुपए में। आप चाहते हो कि इस शेयर से कम आपकी जो कमाई है वो साल की 12% होनी चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो मुझे बताओ आज आप इस शेयर के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी हो। व्हाट इज द आइडियल प्राइस दैट यू विल पे फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर टुडे टू गेन 12% पर एनम रिटर्न। 468, 460, हाँ वो राउंड ऑफ में एक आध रुपए चलेगा, 468, 469 चलेगा। ठीक है, ये प्राइस आ रहा है, दिस इज 468 और 469, ये अमाउंट आपको यहाँ पे दे रखा है। अब अगर इससे महंगा मिल रहा है तो खरीदना चाहिए, उसमें तो फिर आपका रिटर्न कम हो जाएगा। इससे सस्ता मिल रहा है तो ले लो, तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। बट कैलकुलेशन कैसे करना है पता चला। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। चलो अब एमएम अप्रोच में जो थियरी ऑफ इररेलेवेंस है, अब उसको प्रूव करते हैं इनके कैलकुलेशन के हिसाब से कि कैसे वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप डिविडेंड कितना भी दो। जैसे ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। एमएम अप्रोच ऐसा बोल रहा है कि आप ये डिविडेंड 25 रुपए दो या 5 रुपए दो या कुछ भी मत पे करो या 100 रुपए दो, पूरी कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अब लेट अस चेक कि वो लोग इस चीज को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। इसके लिए एक सम की जरूरत पड़ेगी, आपको मैंने दिया हुआ है पेज 15 पे एक इलस्ट्रेशन है। ये मॉड्यूल का सम है, मैंने वहीं से इंक्लूड किया है उसको। शो दैट द पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर एमएम अप्रोच with the help of the following information. A company belongs to a risk class for which the appropriate rate of capitalization is 10%. देखो डेटा को पहले तो समझते हैं कि क्या बोला हुआ है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब यहाँ पे KE,
रिस्क क्लास, जितना रिस्की प्रोजेक्ट उतनी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा। तो भाई 10% के हिसाब से रिटर्न एक इन्वेस्टर इस कंपनी से एक्सपेक्ट करता है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो कितने हैं 30,000। बाकी द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹80। करंट मार्केट प्राइस मतलब बोल सकते हो P0, ठीक है। द कंपनी इज थिंकिंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब ये D0 है कि D1 है? कंपनी सोच रही है डिविडेंड डिक्लेयर करने का ₹4 के हिसाब से एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, D1 आज से 1 साल के बाद, ठीक है, ईयर एंड पे। सो D1 इज ₹4, ये है। आगे द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹3 lakhs। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, it has proposal of making an investment of ₹6 lakh in new projects। इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख रुपए। और हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कितना चाहिए? 6 लाख रुपए, ठीक है। तो प्रपोजल आया है तो सोचेंगे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। इफ MM अप्रोच इज अडॉप्टेड, शो दैट द पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये आपको दे दिया यहाँ पे इन्होंने स्टैटिक डेटा। अब बात ये है कि हमें यहाँ से ढूंढनी है वैल्यू ऑफ कंपनी। इस डेटा के बेसिस पे हमें इस कंपनी की वैल्यूएशन करनी है कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। ये तो करना ही है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है और 6 लाख रुपए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो अब देखो, कुछ शेयर्स आपने इशू कर रखे हैं, वो तो आपकी कैपिटल है। 3 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमाओगे और सामने 6 लाख का खर्चा है, तो ये शॉर्ट पड़ रहा है ना, और पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप इन पैसों में से कुछ डिविडेंड बांट देते हो, डिविडेंड तो इसी में से जाएगा, कुछ डिविडेंड बांट देते हो तो और ये पैसे कम हो जाएंगे। तो जितना यहाँ शॉर्टफॉल होगा वो आपको और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो स्टोरी ये है कि भाई मैंने 3 लाख रुपए इस साल प्रॉफिट कमाना है और 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। मतलब ये तो डिफाइंड है कि बाकी का 3 लाख तो मुझे मार्केट से उठाना है। मार्केट से उठाने के लिए क्या करूंगा? और शेयर्स इशू करूंगा। ये बात समझ आ रही? शेयर इशू करूंगा तो शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे कंपनी में, जो बात नहीं कर रहे थे कल के, एक तरफ डिविडेंड बांटोगे दूसरी तरफ बोरो करना पड़ेगा, तो ऑफसेट हो जाए। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। अब शुरुआत करें कैसे, कैलकुलेशन कैसे करें, फर्म की वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये सिनारियो रहता है और हम डिविडेंड बांटते हैं ₹4, तो साल के एंड में शेयर की वैल्यू या शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा? बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला वही यूज करना है जो अभी अपन ने देखा, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। आप देखो तो सारा डेटा आपके पास है, बोलो क्या मिसिंग है? P1 मिसिंग है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके क्या हम P1 निकाल सकते हैं? P1 निकालो ना, साल के एंड में शेयर की प्राइस कहाँ जाएगी वो निकालेंगे तो आगे कैलकुलेशन समझ आएगा। प्राइस कैलकुलेट कर लो। ये लोग फिर क्या करते हैं, फॉर्मूला मॉडिफाई कर देते हैं। अभी आपको P1 के टर्म्स में चाहिए तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लो, कोई जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला पकड़ के रखो, मिसिंग फैक्टर निकाल लेना। हाँ देखो ना P1 कितना आ रहा है 84। बोलो आया, यहां तक आ रहा है P1 84 रुपीज। आगे क्या करें? ठीक है, 1 साल बाद शेयर का प्राइस कितना होगा वो समझ आ गया। ये आज का सिनारियो था। 1 ईयर के एंड पे हमने ऐसा सोचा है कि हम ₹4 प्रॉफिट डिविडेंड बांटेंगे और हमारा 1 साल के बाद प्रॉफिट आने वाला है लगभग 3 लाख रुपए। डिविडेंड कहाँ से बटेगा? इसी में से बटेगा। आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कितने? 30,000। एक शेयर होल्डर को आप कितना डिविडेंड देने की बात कर रहे हो ईयर एंड पे? ₹4। तो आपका डिविडेंड पे आउट में कितना पैसा निकल जाएगा? 1,20,000 रुपए निकल जाएगा। तो योर इनकम इज ₹3 lakhs और जो आपका डिविडेंड पे आउट है दैट इज गोइंग टू बी 1,20,000 रुपीज। ये आपका पे आउट हो जाएगा।
30,000 शेयर्स एट 4 रुपीज। समझ आए? तो आपके हाथ में पैसा बचेगा कितना? 1,80,000। दिस इज योर रिटेन अर्निंग्स। 1,80,000 आपके हाथ में 1 साल के बाद बचेगा अगर आप ये सब करने वाले हो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? क्या किया हमने? 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, डिविडेंड बांटेंगे, बाकी का पैसा रिटेन करेंगे। डिविडेंड कितना बांटेंगे? 30,000 शेयर होल्डर्स को 4-4 रुपए। तो 1,20,000 रुपए डिविडेंड बांट दिया, बचेगा कितना? 1,80,000। अब आगे की गिनती समझ लो। आगे की गिनती कुछ ऐसी है कि मुझे एक्सपांशन के लिए, ठीक है, नए प्रोजेक्ट के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। वो तो डेटा आपके पास था ही। ये 1 साल के एंड पे 6 लाख रुपए नए प्रोजेक्ट में लगाने हैं। हाथ में कितने बचे अपने पास? 1,80,000, क्योंकि आपने डिविडेंड बांट दिया। तो यू हैव 1,80,000 लेफ्ट। और डेफिसिट कितना है? इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? 4,20,000। इतना पैसा और चाहिए अगर आपको वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो कहाँ से आएगा पैसा? शेयर इशू करके। अब ये सब कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर 1, आज नहीं, साल के एंड में। तो 4,20,000 रुपए अगर साल के एंड में चाहिए तो आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि एक शेयर कितने रुपए का होगा? तो वो अभी आपने गिना था, P1 ही हो ना, 1 साल बाद का शेयर का प्राइस 84 रुपीज। तो अगर 4,20,000 रुपए रेज करने हैं और एक शेयर 84 रुपीज का है, दिस इज P1, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि कितने शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। डिवाइड करके देखो, 5,000। ठीक है, 5,000 नए शेयर इशू करोगे 84 रुपीज के प्राइस पे, तो 4,20,000 रुपए घर में आ जाएंगे। 1,80 आपके पास पड़े थे, दोनों मिला के आपका 6 लाख का एक्सपेंशन का टारगेट हो जाएगा पूरा। व्हाट नेक्स्ट? कंपनी की वैल्यूएशन पे जाना है आपने को। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी उस पर बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके? ऑलरेडी आपके पास कितने शेयर इशू कर रखे थे आपने? 30,000। और न्यू शेयर्स कितने ऑफर किए आपने? 5,000। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 35,000। ये हो गए टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 35,000। एक शेयर की प्राइस कितनी है आज? 84 रुपीज। वही प्राइस रहेगी ना, इंटू 84 करो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितनी आ रही है? 29,40,000 आ रही है। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर आउटस्टैंडिंग इन दिस सिनारियो। यहां तक कोई क्वेरी? कुछ नहीं समझ आया तो मालूम पड़ रहा है? अच्छा, अब अगर हमने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया होता तो क्या सिनारियो होता वो भी देख लेते हैं। एक तरफ तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई है, दिस इज फर्स्ट हाफ। अब कंपैरिजन करने के लिए दूसरा हाफ चाहिए, तो चलो फिर से कैलकुलेशन करते हैं। फिर से कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझो। आपका आज का शेयर का प्राइस 80 रुपये था और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना चाहिए था? 10% चाहिए था ना, 10% है। अच्छा, अगर हम डिविडेंड को इररिलेवेंट मान रहे हैं तो फिर इस सिनारियो में हमें क्या करना चाहिए? डिविडेंड को 0 कर देना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा वो देख लेते। देखे तो देख लिया 4 रुपए के हिसाब से, डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा? अच्छा, इस सिचुएशन में भी एक P1 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फॉर्मेट वही है, खाली डिविडेंड 0 कर देते हैं। तो इस बेसिस पे P1 कितना आएगा वो कैलकुलेट करके देखो। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1, 1 प्लस KE। P0 80 रुपए, D1 0, P1 फाइंड करना है और डिस्काउंटिंग है 10% के हिसाब से। कितना आ रहा है देखो, देयरफॉर P1 इज इक्वल टू 88। फर्क पड़ा प्राइस में? प्राइस में फर्क पड़ेगा, वो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। MM क्या बोलता है? आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू उतनी ही रहेगी, प्राइस में फर्क नहीं, मतलब इसमें फर्क पड़ सकता है। समझ आए? तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? अब 88 रुपीज हो गया। आप देख रहे हो वही 4 रुपए का फर्क पड़ा जो आपने डिविडेंड में बांट दिया था, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एक्सपांड करना है, उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 6 लाख रुपए। आपके पास अभी फिलहाल कितने पैसे पड़े हैं साल के एंड में? 3 लाख रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ। अब उस 3 लाख में से कोई डिविडेंड देना है क्या? नहीं देना। तो पूरे 3 लाख है ना अपने पास, तो डिविडेंड आपने नहीं दिया तो यू ऑलरेडी हैव दैट 3 लाख रुपीज, वो आपके पास नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो डेफिशिएंसी कम हो गई ना। डेफिशिएंसी कितनी हो गई अब? सिर्फ 3 लाख। ये डेफिशिएंसी पिछले केस में कितनी थी? 4,20,000। बात समझ आ रही है? अब ये 3 लाख रुपए रेज करने के लिए आप कहाँ जाओगे? मार्केट में। क्या करोगे? शेयर इशू करोगे। एक शेयर कितने का है? 88 रुपीज। तो देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे। आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा होगा।
3409 पॉइंट में क्या है पीछे, तो फिर 09 पे, क्योंकि शेयर्स तो पॉइंट में हो नहीं सकते, तो 3409 शेयर्स, न्यू शेयर्स इतने आप इशू करोगे एट ₹88। बात ठीक है। अब वही वापस वैल्यू ऑफ शेयर्स टोटल कितनी बनेगी वो देख लो, इधर ही ले लेता हूँ थोड़ा कम ध्यान दो। वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी टोटल, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे 30,000 थे, न्यू शेयर कितने ऑफर किए 3409, तो ये हो गया 33,409 शेयर्स, यही है। एक शेयर की प्राइस अब कितनी है इस सिचुएशन में, 88 रुपीज, मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना, ये जो डिफरेंस है वो पॉइंट की वजह से, जो 0.09 आपने पीछे नहीं लिया, ये अप्रोक्सीमेटली 29,40,000 नहीं है क्या, है 8 रुपए का फर्क है, वो 09 की वजह से, अब वो ले लेते तो मैच हो जाता, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही है। अब देखो डिविडेंड पिछले केस में 4 रुपए दिया था, तो भी टोटल शेयर्स की वैल्यू 29,40,000, इस केस में आपने डिविडेंड नहीं दिया तो भी 29,40,000। आपको रैंडमली कुछ सॉल्व करना है तो डिविडेंड का अमाउंट चेंज कर दो, 4 रुपीज लिया आपने, 0 रुपीज लिया, 10 रुपीज लेके देख लो, 5 रुपीज लेके देख लो, तो भी एट द एंड वैल्यू ये आएगी। तो एमएम अप्रोच से वो लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि आप डिविडेंड 4 रुपए दो, 0 दो या 5 रुपए दो, आपको एट द एंड कंपनी के टोटल शेयर्स की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे आपने डिविडेंड दिया, इन्वेस्टर ने वैल्यूएशन बढ़ा दी, एक अच्छी कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन फिर इन्वेस्टर को पता चला कि आप शेयर इशू करने चले गए, देखो यहाँ कितने शेयर इशू करने पड़े, 3,400, पिछले केस में कितने शेयर इशू किया 5,000, बंटवारा ज्यादा लोगों में हुआ और लोग अंदर आ गए, तो वो प्रॉफिट ज्यादा लोगों में बटा, अब इन्वेस्टर का दिमाग खराब हो गया, अरे यार यहाँ तो चलो ठीक है 3400 लोग नए आए, तो 5,000 नए आ गए, अब ज्यादा लोगों में बटेगा तो मेरे तो ईपीएस कम हो गया, जैसे ईपीएस कम होगा ना वो वैल्यूएशन डाउन भी कर देगा, तो जितना डिविडेंड देके उसको खुश किया ना उतना ईपीएस में ऑफसेट हो गया, तो एमएम बोल रहे हैं आमने सामने सेट ऑफ हो जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप डिविडेंड कितना देते हो, उससे आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। हाँ पर शेयर तो फर्क डेफिनेटली पड़ता है, वहां 84 था या 88 है, 4 रुपए का फर्क डिविडेंड की वजह से, बात समझ आ रहा है। देखो जब आपने डिविडेंड नहीं दिया ना तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई, वही 4 रुपए शेयर में इंक्लूड हो गए, लेकिन जैसे आपने डिविडेंड के नाम पे कुछ बांट दिया, इन्वेस्टर ने वो 4 रुपए शेयर की प्राइस में से कम कर दिया, इसलिए वो 88 का कितना हो गया 84 हो गया, बात समझ आई। तो दिस इज द इररिलेवेंस थियरी। गुड, कुछ डाउट यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया, क्लैरिटी आ रही। मॉड्यूल का बेसिक सम है, प्रूव करने के लिए अपन ने यूज किया, जिससे समझ आया कि डिविडेंड कितना भी दो एट द एंड वैल्यू सेम रहती है। कुछ क्वेरी यहाँ तक क्लियर? इन्होंने आगे ना फिर वो वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स के बाद वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाली है, वो नहीं भी निकाले तो भी बात प्रूव हो रही है, एडिशनल स्टेप है, तो अभी मैं उस पर ले जाके आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। क्रैकर के सम्स हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जब वो पॉइंट्स आएंगे तो मैं एड ऑन कराऊंगा, तो अभी जितना आपको रिलेट हो जाए उतना ही बता रहा हूँ, बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर? ये वैल्यू कब की है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, आज की वैल्यू नहीं। उन्होंने आगे ना आज की वैल्यू निकाली डिस्काउंटिंग करके, और कंपैरिजन के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप 0 ईयर पे कंपेयर करो दोनों को या ईयर 1 पे कंपेयर करो दोनों को, कंपैरिजन तो सेम पॉइंट पे हो रहा है ना, मैंने ईयर 1 पे कंपेयर कर लिया, बात खत्म हो गई, तो चलेगा। चलो आगे बढ़े। अब इसके जैसा एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे दे रखा है, सेकेंड वाला, वो आप खुद से ट्राई करना, देखो सेम टाइप का सम है, नहीं आएगा मैं डेफिनेटली कराऊंगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप ट्राई करना, भले आज लेक्चर के एंड में करना है तो लेक्चर के एंड में कर लेना, चलेगा। 2 इलस्ट्रेशन और दे रखे हैं, मॉड्यूल के सम्स में साथ साथ में कवर ही करता जा रहा हूँ, और क्रैकर में आपको यहीं पे करवाऊंगा, टेंशन नहीं है। अब एक आंसर आया थियरी, क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम हाइपोथेसिस, ये आपको मिलेगा डायरेक्टली पेज 20 पे। एक इलस्ट्रेशन मैंने कराया है, 2 आपको ट्राई करना है, उसके बाद ये थियरी है, क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम हाइपोथेसिस। क्या क्रिटिसिज्म है, ये हमने कल ही कर लिया था, जब मैंने आपको अजम्पशंस नहीं बताए थे तभी मैंने हर पॉइंट को क्रिटिसाइज कर ही दिया था साथ में। जैसे पहले इन्होंने बोला कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, सबके पास इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। कोई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट चेक करता है, कोई कंपनी की वेबसाइट चेक करता है, कोई कंपनी के मैनेजमेंट से बात करता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई एनडीटीवी प्रॉफिट और सीएनबीसी आवाज और ये सब देख रहा होता है टीवी के ऊपर, और कोई इंस्टाग्राम पे वेट कर रहा होता है कि न्यूज़ कब आएगी। सबके सोर्सेज अलग अलग है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो परफेक्ट मार्केट नहीं होता, ये चीज़ तो पहले थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है। टैक्स के ऊपर बात हुई थी कल,
कि सब टैक्स रेट सेम होते हैं, वो भी नहीं होता। डिविडेंड पे टैक्स स्लैब रेट से लगता है, कैपिटल गेन पे टैक्स फ्लैट रेट से लगता है, वो असम्पशन गलत है। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, कल ऐसा पढ़ा था। ऐसा थोड़ी होता है, रियल लाइफ में हर चीज कॉस्ट होती है भाई। आप शेयर खरीदोगे बेचोगे तो खर्चा नहीं लगेगा, तो वो तो इग्नोर कर दिया इन्होंने, ये पॉइंट है। अनसर्टेनिटी नहीं होती, वो भी गलत है, अनसर्टेनिटी होती है। उन्होंने तो बोला था एवरीथिंग इज सर्टन, बोला ऐसा राम राज्य होता तो बात ही अलग थी, ऐसा नहीं होता। तो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स रहती है, ये बात हुई थी। मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होता, मार्केट के हिसाब से हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंज करता है। अगर गोल्ड महंगा है तो मैं शेयर खरीदूंगा, शेयर महंगा है तो गोल्ड खरीदूंगा, उल्टा थोड़ी करूंगा। तो रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो सारे अजम्पशंस 90% तो इनके हाइपोथेटिकल थे, सिर्फ ऑन पेपर अच्छे थे, रियल लाइफ से मैच नहीं होते। बट एक प्रॉब्लम और है, अगर आप उन सारे अजम्पशंस को ठीक करके रियलिटी में जाओगे तो आप ये गिन ही नहीं पाओगे। बिकॉज गिनने के लिए ना एक फ्रेम में उसको बाउंड करना जरूरी है। यू कैन नॉट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स टुगेदर टू डिटरमाइन अ प्राइस, अदरवाइज आप पेपर पे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अभी डॉलर का रेट देखा आपने, 90 रुपए पार हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अभी तक के डॉलर 90 रुपीज पे गया है। तो जो डॉलर इतना महंगा हुआ है और रुपया इतना सस्ता हो गया, तो क्या एक ही फैक्टर काम किया होगा इसमें? मल्टीपल फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यू कैन नॉट कैलकुलेट ऑल द फैक्टर्स एट अ टाइम। 2 डायमेंशनल कैलकुलेशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल नहीं हो सकता, 4 डायमेंशनल नहीं हो सकता। 1 या 2 पैरामीटर को हम टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको अजम्पशन लेने पड़ते हैं। तो इन बेचारों की इतनी गलती नहीं जितना अपन उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वैसा तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, रेलेवेंस कंसेप्ट है, थियरी ऑफ रेलेवेंस। अब ये जो वॉल्टर है, यहाँ पे प्रोफेसर है, ये वॉल्टर ऐसा बोल रहे हैं कि डिविडेंड आप कितना देते हो कितना नहीं देते हो वो फर्म की वैल्यूएशन को इम्पैक्ट करता है, डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, ये उनका बोलना है। और कंसेप्ट अच्छा है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझना, अप्रोच को समझना। देखो आपको 2 पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करना है एंड वेरी प्रैक्टिकल, अपने यहीं पे बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी जब आपसे कैपिटल के नाम पे पैसा रेज करती है तो वो कैपिटल को इन्वेस्ट करके ही वो प्रॉफिट जनरेट करती है। एक बहुत सिंपल सी बात है। इस प्रॉफिट में से फिर वो कंपनी हिस्सा करती है कि चलो कुछ पैसा इन इन्वेस्टर्स को रिटर्न के फॉर्म में दे देते हैं और कुछ पैसा हम अपने पास रिटेन कर लेते हैं। कल यही तो बात हो रही थी, सेम पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है अभी तक। लेकिन अब बात ये है कि ये जो डिवीजन होता है, तो इस पर भी हमने कल बात की थी। एक होती है ग्रोथ कंपनी और एक होती है स्टेबल कंपनी। तो हमने देखा ग्रोथ कंपनी डिविडेंड कम देती है, डिविडेंड ज्यादा देती है, कम देती है, और स्टेबल कंपनी ज्यादा देती है। पड़ा हुआ है प्रॉफिट, कोई विजन नहीं, ले जाओ यार, खर्च करो, मजे करो। बात समझ आ रही? अब यहाँ पे ये जो है सिनारियो है, इसी की हम बात कर रहे हैं। देखो कंपनी के पास जो प्रॉफिट आया है, कंपनी के मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न कर दे डिविडेंड के फॉर्म में, या कंपनी वो पैसा रिटेन करे। अगर कंपनी पैसा रिटेन करेगी तो उन पैसों का करेगी क्या? डायरेक्टर्स खुद अपने ऊपर खर्चा करेंगे या बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे? आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू द बिजनेस, वही होगा। तो जितना पैसा कंपनी अपने पास रख रही है वो उस इंटेंशन से रख रही है कि हम लोग इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे, तो इससे भी इन्वेस्टर्स को और फायदा मिलेगा, उनको और प्रॉफिट मिलेगा। ये बात हो रही। अब पॉइंट ये है, जो इन्वेस्टर है जिसको आप डिविडेंड दे रहे हो, वो बोल रहा है हमको पैसा दे दो, हम भी कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। बात समझ आ रही? जरूरी थोड़ी ना कि किसी को डिविडेंड का पैसा मिला तो उसने जाके शॉपिंग कर ली होगी। क्या पता वो डिविडेंड के पैसों से गोल्ड खरीद ले, क्या पता डिविडेंड के पैसों से बॉन्ड्स खरीद ले। तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इस पैसे को आगे इन्वेस्ट तो कर ही सकता है। अब एक कंपैरिजन आ गया बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोल रहा है तुम लोग क्या सारा पैसा रिटेन कर लेते हो, हमको दे दो, हमको भी इन्वेस्टमेंट करना आता है, हम दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी में लगाएंगे, बॉन्ड्स में लगाएंगे, एफडी करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, हम भी इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। अब जब ये कंपटीशन हो गया तो फिर ये देखना पड़ेगा कौन बेटर इन्वेस्टर है इन दोनों में से। कंपनी का मैनेजमेंट इन पैसों को जब खुद ही के बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा तो कितना रिटर्न कमा के देगा। कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है सर डिविडेंड के नाम पे पैसे मत उठाओ, अपने ही बिजनेस पे अपन पैसा लगाते हैं, अपना बिजनेस एन्युअली 16% के पेस पे ग्रो हो रहा है, 16% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है अपन, तो आपका पैसा अगर हमारे पास रहेगा तो ये आपको साल का 16% कमा के देगा। अब इन्वेस्टर सोच रहा है यार 16% रिटर्न सही में, बोले एक काम करो फिर पैसे तुम ही रखो, क्योंकि अगर मुझे डिविडेंड के नाम पे दिया तो मैं इसको अगर जहाँ पे भी इन्वेस्ट करूंगा, सपोज म्यूचुअल फंड SIP कर दूंगा, तो वहां पे तो मुझे 12% रिटर्न ही मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो अब देखो
दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आउटकम ये निकलेगा कि जहाँ से बेटर रिटर्न मिलता हो वहाँ जाना चाहिए। अगर कंपनी के मैनेजमेंट को ये लगता है कि हमारे पास अभी फ्यूचर में कोई ऐसा खास विजन है नहीं, ये पैसा पड़ा रहेगा, तो हम तो इससे कोई बेटर जनरेट कर नहीं पाएंगे रिटर्न, तो इन्वेस्टर को डिविडेंड के नाम पे पैसा दे दो, उसको कमा लेने दो उसके पैसों से, उसको जो करना है। लेकिन अगर कंपनी के मैनेजमेंट को ये लगता है कि यार ये पैसा अगर अपने हाथ में रहा तो अपन एक्सपेंशन कर पाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे ना 16% रिटर्न जनरेट होगा, तो इन्वेस्टर को समझाओ कि यार ज़्यादा डिविडेंड तुम लेके जाओगे, तुम खर्चा करोगे, तुम इन्वेस्टमेंट कर भी लोगे तो कितना कमा लोगे, मैक्सिमम 8%, 10%, 12%। पैसा कंपनी में रहने दो, बिजनेस में इन्वेस्ट होने दो, हम 16% कमा के देंगे। अब समझदार इन्वेस्टर को ये बात समझ आएगी कि बोले यार मेरा ही तो पैसा है, मैं खुद कमाने जाऊंगा मार्केट में तो 12% मिलेगा, कंपनी का मैनेजमेंट अपनी मेहनत से 16 कमा के दे रहा है, तो मैं बेवकूफ हूं मैं खुद मेहनत करूं, तुम रखो 16% कमा के, तो मेरी तो वैल्यूएशन बढ़ी रही है ना, तो ये अगले साल मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ाएगा। तो ये जो कंपैरिजन होता है इसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, ये वॉल्टर ने यहाँ पे आपको बोला हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, दो फैक्टर्स को नाम दे दिए, एक इन्वेस्टर जो अपने एंड से कमा सकता है एक वो चीज, और कंपनी जो कमा के दे सकती है एक वो चीज। देखो आर और के करके लिखा हुआ है ना, उसमें आर आर और के दो चीजें लिखी है। आर और के में ये जो है ना अपना इन्वेस्टर वाला, ये के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जो कंपनी कमा के दे रही है उसको क्या नाम दे दिया, आर। सिंबल समझा रहा हूं। अब बात ये है कि अगर कंपनी आर रिटर्न कमा के दे रही है एंड दैट इज मोर देन के, जितना इन्वेस्टर कमा सकता है या उसकी एक्सपेक्टेशन है और जितना कंपनी कमा के दे रही है। इन्वेस्टर ऐसा बोल रहा है कि अगर मेरे हाथ में पैसा होता ना 12% रिटर्न तो मैं आराम से निकाल देता, मैनेजमेंट बोला रुक जा, ये पैसे हमको दे, हम 16 कमा के देंगे। अब वो क्या बोलता है, तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, सर रखो सारे पैसे, हमें मत देना। बात समझ आ रही। तो ये सिनारियो जो है ना, ये है आपका ग्रोथ वाला सिनारियो, और इस सिनारियो में वॉल्टर ऐसा बोलता है कि डिविडेंड पे आउट जो होगा ना, डिविडेंड पे आउट वो होना चाहिए मिनिमम, जीरो हो तो बेस्ट है, मिनिमम होना चाहिए। क्यों ऐसा, जो ज्यादा कमा सकता है वो पैसा हाथ में रखे, जो कम कमा सकता है वो मेहनत ना करे। बात समझ आई। तो इस सिनारियो में डिविडेंड पे आउट शुड बी मिनिमम। ये बात कल भी हुई थी एमएम के टाइम पे, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ नोटेशंस को कंपेयर किया। दूसरा उल्टा सिनारियो है, कंपनी बोल रही है हमारे पास अभी कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, आप हमें पैसा दोगे भी तो हम वही एफडी में रखेंगे 8% पर एनम, सेफ पैसा रखना पड़ेगा। इन्वेस्टर बोल रहे हैं हमें दे दो ना, हम तो एसआईपी में डालने वाले हैं सेम 12% पर एनम। क्या करें, डिविडेंड कम बांटे या ज्यादा बांटे, ज्यादा बांट दो, ठीक है। इस सिनारियो में डिविडेंड पे आउट जो है वो हायर साइड पे होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, तीसरा सिनारियो, दोनों इक्वली कमा के दे सकते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट, जैसा करना है करो, ज्यादा दे भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कम दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपके पास हो या मेरे पास, कमाई दोनों की एक ही होने वाली, इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही। तो ये तीन सिनारियो यहाँ पे समझाए हुए हैं। देखो, ग्रोथ फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये सेकंड वाले को इन्होंने नाम दिया डिक्लाइनिंग फॉर्म, क्योंकि अगर आपकी कंपनी का मैनेजमेंट ही आपके जितना नहीं कमा सकता है तो आप ऐसी कंपनी में पैसे लगा के क्यों बैठे, तो फिर मैंने आपको क्यों पैसा दिया, मैं खुद ही कमा लेता, जब रिटर्न ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो। एफडी तो मैं खुद भी करवा सकता था, इससे तो मैं ज्यादा रिटर्न कमा लूंगा वैसा है। तो ये डिक्लाइनिंग हो गई, ये ग्रोथ हो गई, और ये नॉर्मल हो गई। मतलब इसमें पे आउट कितना भी हो, ज्यादा हो कम हो, सब एक बराबर है, इररिलेवेंट है। बात समझ आ रही है वैसा। चलो, तो ये सारा कंसेप्ट वाला पार्ट। अब आगे की चीजें देख लेते हैं और फिर कैलकुलेशन पे आते हैं। वॉल्टर मॉडल भी कुछ अजम्पशंस तो लेता है, वॉल्टर मॉडल भी अजम्पशंस के बिना तो नहीं चलेगा। अजम्पशंस क्या लेता है वो देखो। पहला, इंटरनल फाइनेंसिंग, द फर्म फाइनेंसेस ऑल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज डेट और न्यू इक्विटी इज नॉट इशूड। अगेन नॉट वेरी रियलिस्टिक। किसी भी कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी पैसा कहाँ से लाती है, या तो शेयर इशू करती है या लोन लेती है। लोन बैंक लोन के फॉर्म में हो सकता है, डेट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे वॉल्टर क्या बोल रहा है, बोले नहीं ऐसा नहीं है, कंपनी के पास एक ही सोर्स ऑफ फंड है, दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग। बस ये एक सोर्स ऑफ फंड है, इंटरनल फाइनेंसिंग। ये अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसने अजम्पशन लिया वैसा। दूसरा पॉइंट, कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये जो रेट्स है ना, ये फिक्स है, आर विल बी फिक्स्ड, के विल बी फिक्स्ड, तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा बोला। ये भी रियल लाइफ में इतना होता नहीं है।
100% पे आउट और रिटेंशन। अब ये जो अपने कंपैरिजन नहीं कर रहे थे कितना बांटू और कितना रखूं, तो वॉल्टर ऐसा बोल रहा है या तो 100% दे दो या 100% रख लो, 50-50 नहीं हो सकता। अगेन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, कंपनी कुछ रिटेन करेगी कुछ पे आउट करेगी, हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट रहेगा। वैसे तो ये भी वेरी करता है बट इन्होंने अजम्पशन ले लिया कि कांस्टेंट रहेगा वैसा। चलो ठीक है, अजम्पशन ही है तो कोई बात नहीं। इनफाइनाइट टाइम, कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगी। चलो ये तो फिर भी थोड़ा सूटेबल है कि हम गोइंग कंसर्न मान के शुरू करते हैं कि हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, साल 2 साल के लिए नहीं कर रहे, 10 साल चलेगी, ये वैसा पॉइंट है। दैट इज द इनफाइनाइट टाइम। बोलो यहाँ तक पता चला? ये अभी सब आपको कंसेप्ट और थियरी बताई, अब आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला मजा आएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, गिनना कैसे। देखो वॉल्टर हो, एमएम हो या गॉर्डन हो, सब लोग आज की शेयर की प्राइस गिनने में लगे हुए हैं। जो एमएम में हमने किया व्हाट विल बी P0, वॉल्टर भी तो वही बता रहा है व्हाट विल बी P0। उसमें हमने अप्रोच देखा था डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर में जो डिविडेंड आने वाला है उसकी आज की वैल्यू, फ्यूचर में जो भाव मिलेगा उसकी आज की वैल्यू। ये एमएम ने बोला था, वॉल्टर भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है पर थोड़े बहुत टर्म्स उन्होंने चेंज कर दी। अब चलते हैं उस फॉर्मूला पे और समझते हैं कि उनके फॉर्मूला का इंटेंशन क्या है। चलिए वॉल्टर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, प्राइस ढूंढना है हमें, मार्केट प्राइस। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस आर डिवाइड बाई के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई। देखो ऐसे चक्कर वक्कर नहीं आने चाहिए, टेंशन मत लो, समझा रहा हूँ क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब जब मतलब बताऊंगा तो लगेगा हाँ तो बेसिक्स है, खुद ही बना लेंगे, ऐसा कोई रटने वाला काम नहीं है। ये पूरा फॉर्मूला इन्होंने बना के दे दिया। आइडिया अगेन वही है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, बेस वही रहने वाला है। समझ आ गया? बेस वही रहने वाला है, हम वही कर रहे हैं। फ्यूचर में जो आने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो आपको डिवाइड बाई में दिख रहा है के ई। अब पीछे वाले में क्या था 1 प्लस के ई, पता है 1 प्लस के ई और के ई में क्या फर्क है? पीछे वाले फॉर्मूला में हमने देखा था D1, वो एक ही साल की बात कर रहा था। तो जब हम एक साल से डिस्काउंटिंग करके वापस आना चाहते हैं तो डिवाइड बाई 1 प्लस आई करते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला में क्या था 1 प्लस के ई। ये वॉल्टर ने एक अजम्पशन अभी लिया लास्ट वाला, द फर्म हैज इनफाइनाइट लाइफ। पढ़ा आपने वो? इनफाइनाइट का मतलब कंपनी 100 साल तक चलती रहेगी। तो जब डिस्काउंटिंग करते हैं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, तो जो डिवाइडिंग फैक्टर होता है ना वो सिर्फ आई होता है, 1 प्लस आई नहीं होता। अब वो क्यों होता है वो भी समझ लो। एपीजीपी वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इनफाइनाइट जीपी। उसमें जब अपन पूरा एडिशन करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से तो वो नीचे अपने आप सिर्फ आई बचता है, कटिंग वटिंग करने के बाद फाइनली आई बचता है। तो जब भी आप इनफाइनाइट ईयर्स के लिए समेशन कर रहे हो और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हो तो नीचे डिस्काउंट में सिर्फ के ई होगा, 1 प्लस के ई नहीं होगा। लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा याद हो जाएगा। कुछ स्टोरी चाहिए होती है, स्टोरी होती है तो याद हो जाता है, कुछ नहीं। और जितना फालतू चीजें यहाँ से हटा देते हैं, ऐड ऑन नहीं करेंगे अननेसेसरी। चलो ये पार्ट समझ आया। तो डिस्काउंटिंग के ई से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज नॉट फॉर 1 ईयर, दिस इज परपेचुअल, 100 ईयर्स 200 ईयर्स वैसा। अच्छा आपको फ्यूचर में क्या क्या मिलेगा एक शेयर से? डिविडेंड, इसे वो D1 नहीं लिखा है, सिर्फ डिविडेंड लिखा है। डिविडेंड तो हर साल मिलेगा, 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर शेयर से आपको फ्यूचर में जितना भी डिविडेंड मिलने वाला है उस डिविडेंड को हमने किया डिस्काउंट। तो मैं अल्टीमेटली समझाने के लिए इस चीज को 2 पार्ट में बांट भी सकता हूँ, डिविडेंड डिवाइड बाई के ई प्लस आर बाई के ई डिवाइड बाई के ई। यहां तक समझ आए? तो लाइफ टाइम में मिलने वाला डिविडेंड डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आया। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये जो पार्ट है ये है क्या? ई का मतलब है कंपनी की अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स। डी का मतलब है डिविडेंड। मुझे बताओ कंपनी की कमाई में से अगर मैं डिविडेंड माइनस करता हूं तो जो बचता है वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी ने टोटल जितना अभी वो सामने नहीं देखा 3 लाख रुपए कमाया, 1,20,000 डिविडेंड बांट दिया, बचा क्या? 1,80,000 वो क्या था? रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग है, कुछ भी नहीं है, खाली खाली बड़े बड़े नोटेशन यूज करते हैं, चीजें वही है। ई माइनस डी, दिस पार्ट इज एक्चुअली नथिंग एल्स, दिस इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो है ये है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो अब सिंपल हो गया। रिटेन्ड अर्निंग्स का करोगे क्या? जो कंपनी ने पैसा अपने पास रखा
री इन्वेस्ट ही करोगे, री इन्वेस्ट करोगे तो उस पर रिटर्न जनरेट होगा। अभी उसको नाम क्या दिया था, आर या के, जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उस पर जो रिटर्न जनरेट होता है उसका नाम क्या दिया था, आर। यही है वो आर। अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है तो आप इसको स्मॉल आर में कन्वर्ट कर दो और इजी कर देते हैं। तो जितना आपने रिटेन किया उसको री इन्वेस्ट ही किया होगा कंपनी में, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, तो उस पर जो जनरेट हुआ होगा वो रिटर्न आर, अपना 16% वाला एग्जाम्पल। इसको इन्होंने किया डिस्काउंट, क्योंकि ये रिटर्न भी तो लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। एक अजम्पशन और था, आर एंड के विल बी कांस्टेंट फॉर एवर, ये अजम्पशन था, तो उस वजह से इसको भी डिस्काउंटिंग किया। अब ये जो पूरा अमाउंट आया, इस पूरे को फिर से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं के। तो अल्टीमेटली वॉल्टर के मॉडल के हिसाब से शेयर का आज का प्राइस निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, लाइफ टाइम मिलने वाला डिविडेंड डिस्काउंट कर रहे हो, और लाइफ टाइम तक आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो आपको रिटर्न मिलने वाला है उसको डिस्काउंट कर रहे हो, दोनों को प्लस कर दिया। एमएम में हम क्या कर रहे थे, एक ही साल का डेटा था, एक साल बाद क्या डिविडेंड मिलेगा, एक साल बाद क्या प्राइस मिलेगा, दोनों को जोड़ दो, उसको आज की वैल्यू पे ले आओ, आज की प्राइस आ गई। तो एक ही साल का वो लोग फैक्टर कंसिडर कर रहे थे। वॉल्टर लाइफ टाइम कंसिडर कर रहा है। वॉल्टर बोल रहा है कि आज एक शेयर में आप पैसा लगाओगे तो ये शेयर की तो कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है, कंपनी 500 साल भी चल सकती है, तो लाइफ टाइम तक आपको उस कंपनी से जो डिविडेंड मिल सकता है उसकी डिस्काउंटिंग करके आज की वैल्यू निकाल लो, और कंपनी जितना भी पैसा अपने हाथ में रिटेन करेगी वो करेगी री इन्वेस्ट, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो भी निकाल लो, यही आपका रियल रिटर्न है। तो उसके बेसिस पे आज की प्राइस आपको डिटरमाइन करके पैसा देना चाहिए। अब उससे ज्यादा दे दिया तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा, कम दिया तो रिटर्न और बढ़ जाएगा, और सेम प्राइस पे खरीदा आपको एग्जैक्ट रिटर्न मिलेगा। बात समझ आ रही? एंड ऑफ द डे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला में क्या है क्यों है वो मैंने इसलिए बताया था कि बैक स्टोरी माइंड में रहेगी तो यू नॉट बी कंफ्यूज कि हम कर क्या रहे हैं। तो फिर क्या होता है, आंख बंद करके 5 बार बोलो, 10 बार लिखो, रट लो, सम लगा दो, खत्म। एग्जाम के बाहर आके भूल जाओ क्या था वॉल्टर, क्योंकि क्या है वो तो किसी ने बताया नहीं, फॉर्मूला बता दिया। पर इसमें रिस्क ये है कि जरूरी नहीं कि आप एग्जाम के बाहर आके भूलोगे, एग्जाम में जाते हुए भूल गए तो खेल खत्म हो गया। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं रहता। मुझे अगर ये कोई फॉर्मूला 10 बार लिखवा के रटवा देगा, मैं 11वीं बार भूल ही जाऊंगा, मुझे मेरा पता है पक्का भूल जाऊंगा। और एग्जाम में तो मैं लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं है, पूरी बुक में 20 25 50 फॉर्मूला, कितने रट के जाऊंगा। पर मतलब पता है तो मैं एक बार सोच सकता हूँ कि हाँ वॉल्टर कैसा सोचता था। उसने सोचा लाइफ टाइम का डिविडेंड, लाइफ टाइम की रिटेन्ड अर्निंग्स पे रिटर्न, ये दोनों की प्रेजेंट वैल्यू। चल इतना तो समझ आता है, नोटेशन तो मैं खुद भी बना लूंगा। आप इसको ई और डी के बदले एक्स और वाई भी लिख दोगे और साइड पर उसको नाम दे दोगे तो रॉन्ग नहीं मिलने वाला, बट अल्टीमेटली आंसर तो सही आना चाहिए। तो अप्रोच अपना प्रैक्टिकल रखना है। बात समझ आ गई? तो ये आपका फॉर्मूला है कि व्हाट इज वॉल्टर्स मॉडल, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स पे रिटर्न, उसका डिस्काउंटिंग और इस पूरे का डिस्काउंटिंग, ये करके आपको आज की शेयर की प्राइस वॉल्टर निकाल के दे देगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया? चलो आगे देखते हैं। आपको अगर ये फॉर्मूला में ऐसा कुछ लिखना है तो आप लिख के रख सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे ये चीज है, इसके बारे में और इसके बारे में आप अपने वर्ड्स में वहां लिख के रख लो। ये है क्या, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा लिख लो, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। और ये यहां पे लिख लो आप रिटेन्ड अर्निंग्स पे जो रिटर्न मिला, अपने वर्ड्स में लिखो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा लिख लो। बहुत अच्छे से याद रहता है, अपने वर्ड्स में हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, जो अच्छा लगे लिख लेना चाहिए। इससे आपको फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड जो मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में रिटेन्ड अर्निंग पे जो रिटर्न मिला, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग पे जो रिटर्न मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू।
ठीक है, बात समझ आई? चलिए अभी समझ भी करेंगे तो मजा आएगा आपको, फॉर्मूला पे ग्रिप आ जाएगी। आगे देखें, क्रिटिसिज्म दे रखे हैं वॉल्टर के। क्रिटिसिज्म में बात कर ही रहा हूं मैं साथ साथ में, पर खाली थियरी रिलेट करा देता हूं। पहला अजम्पशन जो था कि हम सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से इंटरनल फाइनेंसिंग करते हैं, वो रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में तो हम बैंक लोन भी ले सकते हैं, तो ये एक अजम्पशन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिमेन्स कांस्टेंट, बोला था आर कांस्टेंट रहता है, के कांस्टेंट रहता है, ऐसा थोड़ी रहता है। हर साल 16% ही कमाओगे इसकी गारंटी है क्या? 12, 11, 5, 2 कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड्स। तीसरा हुई कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहता है, ये भी जरूरी नहीं है। आज इक्विटी इन्वेस्टर 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, अगले साल 12 करेगा तो, अगले साल 7 में मान जाएगा तो, सब वेरिएबल होता है, बट यहाँ ऐसा माना नहीं है। फॉर्मूला डज नॉट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स, वो तो होगा ही ना ऑब्वियसली, सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो इस फॉर्मूला में उन्होंने सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स पे और डिविडेंड पे फोकस किया। कुछ और चीजें हो सकती थी जो रियल लाइफ में अफेक्ट करती है, बट यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो फॉर्मूला को थोड़ा ऑन पेपर बनाने के लिए उसको लिमिट तो करना ही पड़ेगा वैसे। चलिए अब इलस्ट्रेशन पे आते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया है या आपके एक बार रिलेट हुआ है तो इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन आपको ग्रिप आ जाएगी करना क्या है। और बार बार अगर एक ही फॉर्मूला पे सम सॉल्व हुआ है तो याद हो भी जाता है। इलस्ट्रेशन देखो पेज नंबर 23 पे, इसमें बोला है कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो है 16 रुपए। उसके बाद मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट या कैपिटलाइजेशन रेट जो है, जिसको हम बोलेंगे KE, डिस्काउंटिंग रेट कैपिटलाइजेशन रेट सेम ही होता है, इट इज 12.5%, मतलब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को हम री इन्वेस्ट करते हैं या उसको एम्प्लॉय करते हैं तो उस पर रिटर्न कितना जनरेट होगा? 10%। दिस इज R, थोड़ा नोटेशंस में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्काउंटिंग रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, उसको बोलते हैं KE। कंपनी कितना कमा के दे सकती है उसको बोलेंगे स्मॉल r या कैपिटल R, जो भी आपको यूज करना है, कोई इशू नहीं। 10% रिटर्न। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ पे आउट ऑफ 25%, 50%, 75%। 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कंपनी सोच रही है डिविडेंड कितना दे, तो अभी थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है। बोला डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है, कितना हम पे करें और कितना रखें प्रॉफिट में से, उसमें 3 ऑप्शन उनके पास है। या तो 25% पे आउट करेंगे, या 50% पे आउट करेंगे, या फिर 75% पे आउट करेंगे। सोच रहे हैं। अब देखना है कि इसमें से कौन सा पे आउट रेशियो सबसे बेटर है, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, मतलब उसको शेयर का भाव सबसे ज्यादा मिले। आप मुझे बिना कैलकुलेशन स्टार्ट किए सिर्फ ये देख के बता सकते हो कि कंपनी को आइडियली क्या करना चाहिए। डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए? ज्यादा देना चाहिए। रीजन? R कम है, समझ आया? देखो यहीं से दिख रहा है। अभी तो पेन भी नहीं उठाया, गिना भी नहीं है, कॉमन सेंस बताती है, ये अंडरस्टैंडिंग का आंसर है। फॉर्मूला होता तो अभी पहले गिन के बताते हैं, बट यहाँ से दिख रहा है। कंपनी का इन्वेस्टर बोलता है कि यार कम से कम मुझे 12.5% रिटर्न चाहिए, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद भी कमा लूंगा। कंपनी के मैनेजमेंट को पूछा भाई तुम्हारे पास पैसा रखेंगे तो कितना कमा के दे सकते हो? मैनेजमेंट ने बोला सर 10%। तो बोले फिर हमको ही दे दो, तुम रख के क्या करोगे? बात समझ आ रही है? तो ये डिक्लाइनिंग कंपनी वाला केस हो गया। R इज लेस देन K, तो बेटर है ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे दो। अब पता है इन तीनों में से आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन इसमें आने वाली है, ठीक है? जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना इन्वेस्टर खुश होगा, वो समझेगा कि हाँ कंपनी ने ज्यादा पैसा हमें दिया तो हम उन पैसों पे इतना रिटर्न कमा पाएंगे। इस केस में जो बाकी का 25% कंपनी ने रख लिया उस पर तो वो लोग इतना ही जनरेट कर पाएंगे। और अगर ये रेशियो उल्टा होता तो 75% पैसा कंपनी के हाथ में जिसपे इतना ही रिटर्न आएगा, और 25% पैसा आपके हाथ में जिसमें आप ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे। तो यू विल गिव लेस वैल्यू टू दिस एंड यू विल गिव मोर वैल्यू टू दिस एज एन इन्वेस्टर। बात समझ आ रही? तो सम शुरू भी नहीं हुआ और आपको आंसर पता है कि क्या सही आने वाला है। अच्छा, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 100% होता तो और बेटर वैल्यू आती, क्योंकि इन्वेस्टर खुश, मैं पूरे पैसों पे इतना रिटर्न कमा पाऊंगा। बात समझ आ रही? अब इसके बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे करें? ये तो चलो अपने को आंसर पता चल गया, लेकिन गिन के तो दिखाना पड़ेगा। हम प्राइसिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो अभी P वाला पार्ट था ना, वो ये कैलकुलेट करना है, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास ये डेटा होना चाहिए। तो डेटा है हमारे पास सारा या कुछ कम है? डिविडेंड, R और K ही तो दिख रहा है, ये सब डेटा हम निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ अवेलेबल है। आपको एक EPS दे रखा है, दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर। ये है कंपनी की कमाई पर शेयर, कंपनी कितना कमा के लाई है। जो डिविडेंड मिलेगा इसी में से मिलेगा ना। फर्स्ट इंस्टेंस को अपने सॉल्व करते हैं, वेयर
डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%। एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी की जो अर्निंग है 16 रुपए, उसमें से आप डिविडेंड के नाम पे कितना बांटोगे, इसका 25%। व्हाट इज 25% ऑफ 16? 4 रुपीज। तो जो बचा है वो क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना, 12 रुपए। ये आपका आ गया ना वो ई माइनस डी, अर्निंग माइनस डिविडेंड, आ तो गया। दिस इज ई माइनस डी, रिटेन्ड अर्निंग, समझ आ गया। अब फॉर्मूला में जो जो चाहिए सब कुछ आपके पास है, अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना शुरू कर सकते हैं। आज की प्राइस डिविडेंड प्लस आर बाई के ई इंटू रिटेन्ड अर्निंग्स होल डिवाइड बाई के ई, ये था। वैल्यू पुट करके देखते हैं। डिविडेंड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 रुपए एट 25% पे आउट। आर इज 10%, के ई 12.5%, ई माइनस डी 12 रुपीज होल डिवाइडेड बाई 12.5%। अब गिनती भी समझ लो, ये परसेंटेज परसेंटेज यहाँ कट हो सकता है क्योंकि दोनों परसेंटेज में ही है, तो दोनों पर 100 ही है, तो ये तो परसेंटेज परसेंटेज आपस में कट जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जब इसको गिनोगे तो ये ऐसे दिखेगा, 4 प्लस 10/12.5 इंटू 12 और डिवाइड बाई 12.5%। यहाँ परसेंटेज रहेगा, ये पूरा गिन लो ना कितना आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, समझ आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 12.5 करो, कितना आ रहा है देखो, गिन के देखो। 9.6 प्लस 4 डिवाइड बाई 12.5%। परसेंट का साइन आप डायरेक्ट लगा दो कि आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ रही है, 108.8 आई, ये वैल्यू आई। ये है आपका शेयर का प्राइस, दिस इज प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पे आउट रेशियो। फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन पता चला, फॉर्मूला कैसे लगाना है, वैल्यूज कैसे लानी है। अब ये 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो पे शेयर की वैल्यू 108 रुपए। अब अगर आप डिविडेंड पे आउट बढ़ाओगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, सोच के बताओ। डिविडेंड पे आउट डबल कर दिया, 25 के बदले 50% पैसे दे दिए, बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस जो आपने बोला कि जितना ज्यादा डिविडेंड बांटोगे उतना फायदा है, क्योंकि रिटर्न कम है और के ही ज्यादा है। अब आप कैलकुलेट करो सेम चीज 50% डीपीआर पे गिन के देखो। एक तो मैंने गिनवा दिया, बाकी आपको गिनना है। पहले 50% पे ट्राई करो, ये लिखना है तो नोट कर लो, फिर आप 50% वाले पे खुद ट्राई करो क्या आंसर आता है, और आ रहा है तो 75 पे भी ट्राई करो।
हाँ बोलो, सॉल्व किया आपने? तो 50% वाले में 115.2, ओके, और 75 वाले में 1 to 1.6, और यहाँ पे आ रहा था 108.8। ट्रेंड देख के समझ में आ रही बात आपको? ये आपने पहले ही आंसर दे दिया था कि डिविडेंड पे आउट जितना ज्यादा होगा उतना वैल्यूएशन या प्राइस ज्यादा आएगी। इन्वेस्टर विल बी हैप्पी कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं इस पे रिटर्न ज्यादा कमा सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपको वैल्यूएशन ज्यादा देगा। अब बेस्ट वैल्यूएशन तो 100% पे आनी है, सब में पूछा नहीं उन्होंने, जबकि वॉल्टर ने तो बोला था मैं तो आर पार हूँ, या तो 0% या 100%, बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0% पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यूएशन आएगी और 100% पे मैक्सिमम वैल्यूएशन आएगी। तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या कर रहे हो। तो फॉर्मूला में जो कुछ है वो क्या है, क्यों है, कहाँ से आ रहा है, ये आपके माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर, अब समझ आए? चलो, तो वॉल्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना आपने सीख लिया है, सम्स फिर अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन दिया है वो भी सिमिलर पैटर्न पे है, प्रैक्टिस के लिए ही रखा है और मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, तो एज इट इज सम है, आप कोशिश कर सकते हो, तो इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक आते आते अपना वॉल्टर मॉडल क्लियर है। अब नेक्स्ट जो बचा है वो गॉर्डन मॉडल है, और गॉर्डन का एक रिवाइज मॉडल है, तो ये मैं आज नहीं स्टार्ट करूंगा, मिक्सअप हो जाता है। एमएम वाला कल हमने देखा था, वो आज कंप्लीट किया, वॉल्टर वाला आज आपने कंप्लीट कर लिया। गॉर्डन के लिए कल एक दिन और रख लो, जल्दी करने जाएंगे फिर वो फॉर्मूला सारे मिक्सअप हो जाएंगे, मुझे करना नहीं है। तो अब 2 इलस्ट्रेशन आपके एमएम वाले और एक ये वॉल्टर वाला बचा है, ये आपको खुद से ट्राई करके होमवर्क में करके लेके आना है, कल डिस्कस करवा के फिर मैं गॉर्डन मॉडल पे जाऊंगा। क्लियर? कुछ पूछना हो आज के लेक्चर में, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। कंप्लीट है? क्लियर है? ठीक है, बस इतना रखते हैं, काफी है, कल फिर देखेंगे इसको आगे।